सदा प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक संजीदा विषय पर बातचीत करेंगे। आज हमारी बातचीत राजनीति के संदर्भ में नहीं है, हमारी बातचीत खेल खलियान के संदर्भ में भी नहीं है, हमारी बातचीत आज अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में भी नहीं है। हमारी बातचीत के केंद्र में आज हमारे देश का संविधान है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 वह ऐतिहासिक दिन था जब यह देश गणतंत्र बना था। हमने अपने बनाए हुए संविधान को अपनाया था। आज ही के दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा शपथ लेने का कार्यक्रम भी तय हुआ था, जो कल अर्थात 26 जनवरी 1950 को वह देश के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लिए थे। बड़ा ऐतिहासिक दिन है। जब हमने इस देश के संविधान को अपनाया था तो संविधान के साथ कई उम्मीदें हमारे साथ में थी, कई आकांक्षाएं थीं। आज समय आ गया है कि हम पुनरावलोकन करें कि जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ हमने इस संविधान को अपनाया था, इन 72 साल में हम कहाँ तक पहुँचे। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज का हमारा जो विषय वो यही है, भारतीय गणतंत्र 73 साल कितने सवाल। 73वां गणतंत्र दिवस जब हम मनाने के लिए जा रहे हैं तो इस संदर्भ में मीमांसा बेहद जरूरी हो जाती है कि आखिर जिस भावना के तहत, जिस उद्देश्य के तहत इस संविधान को हमने अपनाया था, वह उद्देश्य पूर्ति में कितना कारगर रहा। इस दौरान हमने 100 से ज़्यादा संशोधन कर दिए इस संविधान में। क्या उन संशोधनों के बाद संविधान की वह आत्मा बची रह गई है जो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा उसमें स्थापित की गई थी? यह भी सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि समय समय पर इस संविधान की समीक्षा के संदर्भ में प्रयत्न हुए, पर वह प्रयत्न कभी भी परवान नहीं चढ़ सके। ऐसा क्या कारण है जिसके चलते हम समीक्षा की बात तो कहते हैं, पर समीक्षा के साथ में जो कदम उठाने होते हैं उनके संदर्भ में पीछे हट जाते हैं? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। 4 प्रबुद्ध विद्वान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश से जुड़े हुए इस अहम मसले पर गंभीर बात करने की कोशिश आज इस कार्यक्रम में करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संविधान के प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनका दिया हुआ है। उन्होंने संविधान के संदर्भ में कहा था कि मैं यह कहना चाहता हूं कि नवीन संविधान के अंतर्गत यदि स्थिति खराब होती है तो उसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान बुरा था, वरन हमें यह कहना होगा कि मनुष्य ही बुरा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह विश्वास था उस संविधान के संदर्भ में, जिस संविधान को इस देश के तकरीबन 300 प्रबुद्ध जन के द्वारा लंबे चिंतन मनन के बाद तैयार किया गया था। यह संविधान रातों रात तैयार नहीं हो गया था। संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और सतत प्रक्रिया से गुजरते हुए, तमाम प्रकार के ऊंच नीच के दौर से गुजरते हुए, देश के विभाजन की पीड़ा से गुजरते हुए यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ। खास बात यह थी कि जो संविधान है वह टाइप किया हुआ नहीं है बल्कि हस्तलिखित है। उसकी कॉपी आज भी सुरक्षित रखी गई है। तो इतनी मेहनत के साथ जो संविधान तैयार हुआ, क्या उस संविधान के अनुसार चलने की वाकई ईमानदार कोशिश बाद के हुक्मरानों के द्वारा की गई? क्या पिछले 72 साल के दौरान ईमानदारी से उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की गई जो उद्देशिका के अंतर्गत संविधान में अंतर्लिखित है, जिसके तहत इस देश के निवासियों को समता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, हर एक को समान अवसर मिलने की बात इसके अंतर्गत कही गई थी? क्या वाकई प्राप्त हो सके? यह हमारे लिए चिंतन के दायरे में होना चाहिए। और इसी चीज को जहन में रखते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा नेता और चिंतक, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रबुद्ध नेताओं में शुमार पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रताप भानु शर्मा जी मौजूद हैं। संविधान विशेषज्ञ के तौर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के लंबे समय तक प्रमुख सचिव रहे देवेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इन सब के बीच में संविधानवेत्ता के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित एवं प्रसिद्ध अधिवक्ता कपिल साखला जी भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु शर्मा जी से करना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं कि संविधान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस पार्टी से ही ताल्लुक रखते थे। जिस संविधान को आपने तैयार किया, अर्थात आपकी पार्टी ने, बाद के वर्षों में लोगों को शिकायत है कि उस पर आपने ही सबसे ज्यादा अमल करने से परहेज किया। और आज 72 साल के बाद इस देश के लोगों को सरकार के द्वारा यह बताया जाता है
कि हमने कोरोना काल में 80 करोड़ लोगों को, 80 करोड़ गरीब लोगों को लगातार 2 साल तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है। जिस संविधान के अंतर्गत दावा था, संकल्प था कि हम लोगों को बेहतर जिंदगी उपलब्ध कराएंगे, तरक्की के समान अवसर उपलब्ध कराएंगे, 72 साल बाद भी कुल 136 या 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ लोग ससम्मान अपनी दम पर 2 जून की रोटी खाने के लिए भी मोहताज हैं। इसके बाद क्या कहते हैं प्रताप भानु शर्मा जी आप? देखिए हिमांशु जी, हमारे देश का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधानों में माना जाता है जी, और उसमें बड़े लिबरल है, बहुत अथॉरिटी आम जनता जनार्दन को दी है। जन गण मन जी, इन तीनों का उसमें ध्यान रखते हुए ही प्रावधान रखे हैं। और उसकी संरचना, जैसा आपने स्वयं कहा जी, कि भारत के विद्वान जनों ने बहुत लंबे समय तक चर्चाएं करके, डिबेट करके 26 नवंबर 49 को इसको अंतिम रूप दिया और फिर इसे भारत के संविधान के रूप में स्वीकृति मिली है जी। सर्वधर्म समभाव है, स्वतंत्रता है विचारों की जी, स्वतंत्रता है, अपने अधिकारों की, कर्तव्यों की, हर चीज का वर्णन है उसमें जी। अब यदि उस समय हर धर्म, हर वर्ग, हर समाज और हर जाति बिरादरी का ध्यान रखकर इतनी विसंगतियों के बीच में यदि उस संविधान की संरचना की गई, तो पूरा श्रेय उन संविधान रचना करने वालों को, डॉक्टर अंबेडकर साहब को, उनकी पूरी टीम को जाता है, जिन्होंने भारत की विविधता को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए संविधान में हर चीज उतारने की कोशिश की है। जी। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस ने आंदोलन किए, कांग्रेस की वजह से देश आजाद हुआ, कांग्रेस की वजह से लोकतंत्र, गणतंत्र स्थापित हुआ, कितना अच्छा संविधान बना और हमने उसका पालन किया। आपने कहा 100 से अधिक संशोधन हो गए। संशोधन तो निरंतरता का प्रतीक है। आने वाले समय में क्या आवश्यकता है, समाज में क्या विसंगति रह गई, समाज में क्या चीज छूट गई, उसको संशोधन करके उसको संविधान का हिस्सा बनाया। उसका मतलब ये नहीं होता कि पुराने संविधान को धता बता दी, वो संविधान में इनकॉर्पोरेट करके उनको आगे बढ़े हैं। और जहां तक आपने कहा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दे दिया, ये तो दुष्प्रचार है सब कहने का और व्यक्तिगत श्रेय लेने का। राइट टू फूड ये कानून बन चुका है, संविधान का हिस्सा बन चुका है। यदि कोई गरीबी की सीमा से नीचे रह रहा है या जिसकी आमदनी औसत आमदनी से, जीडीपी से कम है, तो ये स्टेट का कर्तव्य बनता है कि उसको मुहैया करवाएं, खान पान, रोजगार, ये सब चीजें करें। और कठिनाई के समय में ये ज्यादा सरकार की जवाबदारी हो जाती है कि उसकी वजह से लोग भूख से ना परेशान हो, भूख से ना मरे, और सब तक वो अनाज उस कठिन परिस्थितियों में जब लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। कोरोना के काल में यदि 35 से 40 लाख लोग मरे हैं एक असेसमेंट के अनुसार, सरकार उस आंकड़े को भी छुपा रही है। सच कहने का में डर लग रहा है उनको, सच बताने में डर लग रहा है। यदि आज जहां 5 करोड़ टन अनाज पैदा होता था देश में, आज 30-32 करोड़ टन अनाज पैदा हो रहा है। हम आत्मनिर्भर हैं। हमारे किसान की मेहनत, मजदूर की मेहनत इस बात को दर्शाती है कि उसे काम करने की संविधान के अंतर्गत पूरी छूट है, पूरी उसके श्रम का सम्मान है और उसमें संविधान के प्रति आस्था है। संविधान को कभी कांग्रेस ने अवहेलना नहीं करी, संशोधन किए, हम मानते हैं, परंतु आज तो संविधान के प्रावधानों को दरकिनार किया जा रहा है। हर तरह से संविधान में जो तोड़ने मरोड़ने की, जिस संविधान की कसम खाते हैं कि हम एकता अखंडता की कसम खाते हैं, हम भारत के संविधान को कसम खाते हैं, अक्षुण्ण रखेंगे हम भारत की एकता अखंडता को, आज उसी के सामने प्रश्न चिन्ह उठ गए। इतने विवाद पैदा कर दिए हैं लोगों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने कि संविधान में संशोधन अलग बात है, पर संविधान को या संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार कर देना यह दूसरी बात है। संविधान की संस्थाओं को दरकिनार कर देना दूसरी बात है। लेकिन प्रताप भानु शर्मा जी मुझे इस बात का कोई उत्तर दिए नहीं कि अगर संविधान अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल रहा है या वाकई संविधान के वर्णित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
पिछले 72 साल से इस देश की हुकूमत में जो भी रहा उसने ईमानदारी से काम किया, तो 80 करोड़ लोग एक आपदा में अपने पेट की भूख मिटाने के लिए सरकार की खैरात के तलबगार कैसे रह गए। शायद इसका उत्तर मुझे प्रेम प्रकाश पांडे जी से मिले। उनसे मैं समझना चाहता हूं इस संदर्भ में कि आखिर वाकई इस संविधान के अंतर्गत जो लक्ष्य प्रस्तावना में लिखा गया उसमें कहा गया कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए मिला। वाकई प्रेम प्रकाश जी? देखिए, आपने जो विचार सूत्र दिया जी, कि अम्बेडकर जी ने कहा कि यदि संविधान अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो इसमें संविधान कहीं दोषी नहीं है, बल्कि ये मान लेना चाहिए कि मनुष्य ही है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो भारत का संविधान आज भी समसामयिक दृष्टि से जिन उद्देश्यों को लेकर के बनाया गया था उन उद्देश्यों पर चल रहा है जी। ये बात सही है कि राज्य सरकारों के लिए जो नीति निर्देशक तत्व रखे गए थे उसमें ये बाद में राइट टू फूड में आ गया जी। कि अब उसमें एक जो मौलिक अधिकारों में जो गरिमा युक्त जीवन जीने का है, उसमें स्वास्थ्य भी है कि हम सबको सब मिले। तो अलग अलग उसी समय जब संविधान निर्माताओं ने बनाया तो नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकार से अलग इसलिए रखा कि बहुत सारी परिस्थितियों में राज्य के पास उतने संसाधन हो न हो, लेकिन वो उसका कर्तव्य रहना चाहिए। और हम लोगों ने दुनिया के सारे जगह से अलग अलग कामों के लिए कर्तव्यों का, अधिकारों का और सबके अधिकारों का और कर्तव्यों का भी अलग अलग जिस हिसाब से सीमांकित किया है। और सबसे संविधान की मूल बात यह है कि हमने समता के अधिकार को रखा और संविधान में जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसके संरक्षण के बारे में पूरा संवैधानिक उसको अधिकार है। उसके मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो सीधे अनुच्छेद 32 के तहत अपने जा सकता है। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत भी अगर अलग है तो अनुच्छेद 226 में उसको ये अधिकार है कि वो राज्य की सरकारों के खिलाफ भी, सरकार ही नहीं बल्कि अन्य संस्था भी, कोई व्यक्ति भी अगर उसके मौलिक अधिकारों के हनन की बात होती है तो या अन्य प्रकार की भी अगर किसी प्रकार की उसको प्रतिष्ठा को जीवन जीने में भी अगर कहीं बाधक है और जितने उसको अधिकार मानवीय अधिकार को ही लगभग अपने यहाँ मौलिक अधिकार का स्वरूप दिया गया तो उसमें वो हाईकोर्ट भी जा सकता है, कोर्ट के भी अधिकार है। ये बात सही है कि जितना संविधान के अंतर्गत जिस रूप में जितनी इस 75 साल में हम लोगों को जितना पहुंचना चाहिए था जिस लक्ष्य की ओर और जिसमें एक पूरे जन का जो गढ़ के हैं हम लोग और जन के सार्वभौमिक दृष्टि से जितना उत्थान होना चाहिए था वो तो निश्चित ही नहीं है और ये निरंतर प्रक्रिया का है। इसमें किसी को दोष क्या दिया गया, दोष देने का आज का दिन मैं नहीं समझता हूँ। जैसे शर्मा जी तो बोल दिए कि भाई ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये तो सच्चाई है कि भाई 80 करोड़ लोगों को दिया गया। अब 80 करोड़ लोग उस स्थिति में हैं तो है और उनको जो संवैधानिक उनका अधिकार है उस अधिकार को राज्य को पूरा करने का भी उसकी ड्यूटी है संविधान में। तो उसकी ड्यूटी है ये कह रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि आज दोष देने का समय नहीं है, लेकिन बात करने का तो समय है ना पांडे जी। वल्लभ भाई पटेल को आपकी ये शिकायत है कि कांग्रेस ने वो स्थान और सम्मान नहीं दिया, ना उनके कार्य को दिया ना उनके विचार को दिया, पर आप उसे देने के लिए बड़े प्रयासरत है, आपकी पार्टी बड़ी प्रयासरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा की बहस के दौरान ही 25 मई 1949 को कहा था
कि यह सब भूल जाएं कि देश में कोई अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। भारत में एक ही समुदाय है और वो है भारतीय। याद रहा आपको? या जितने भी संविधान सभा के बाद में इस देश में हुक्मरान रहे, याद रख पाए इस बात को? सवाल है। नहीं, बिल्कुल ये बात सही है। आप अगर इस तरीके से बात होगी तो बहुत सारे इसमें संविधान में, जैसे अल्पसंख्यकों के जो इंस्टीट्यूशंस की भी बात की गई है, अल्पसंख्यकों की तो अभी तक कोई परिभाषा ही मेरे ख्याल से जो आयोग है वो बना दिया गया है। लेकिन संविधान की जो मूल भावना ये थी, जो धार्मिक दृष्टि से भी अल्पसंख्यक हो और भाषाई दृष्टि से भी जो अल्पसंख्यक हो, वो अपने उत्थान के लिए इंस्टीट्यूशंस की भी स्थापना कर सकता है। लेकिन उसमें जो शुरुआती दौर में तो ये था कि भाई वो अपने धार्मिक चीजों को पढ़ाएगा। लेकिन अब आज आप देखते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की जो जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उस इंस्टीट्यूशन पे तो सारी बात है। दूसरी बात ऐसे ही हुई थी कि भाई जब संविधान सभा में डिबेट हुआ तो लोगों ने कहा भाई अंग्रेजी को 15 साल तक के लिए अभी रख लिया जाए अंग्रेजी को, क्योंकि तो कामकाजी भाषा है। और आगे जाकर के तो जब हमने अंग्रेजों को हटा दिया तो अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समय खत्म हो जाएगा। इस पे भी काफी डिबेट हुआ था। लेकिन अब आज तो स्थिति है कि गांव, गली, चौराहे और सब जगह, और अब तो सरकारें भी जो है अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोल रही है। तो परिस्थितियों में जो एक परिवर्तन है, तो उसमें मैं समझता हूँ संविधान का जो नहीं है, कहीं न कहीं जो हम सब लोग इतने दिनों तक राज व्यवस्था के अंग रहे हैं, उसमें अपने अपने जो कर्तव्यों का निर्वहन करना था। एक चीज जरूर मैं कहूंगा कि मुझे लगा कि जो संविधान में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए, हमारे अधिकारों की इतनी जो व्याख्या की गई, हमारा समाज जो है अधिकार के प्रति बहुत ज्यादा संकेंद्रित हो गया और थोड़ा कहीं न कहीं कर्तव्यों के प्रति उतना भाव नहीं रख पाया जितना कि उसको रखना चाहिए। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रेम प्रकाश पांडेय जी की। हम हुक्मरानों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, पर जनता के संदर्भ में उनकी ये टिप्पणी है कि हम अपने अधिकारों के लिए बेहद सचेत हैं, पर मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे लिए कुछ कर्तव्य भी निर्धारित थे। उन कर्तव्यों की जानकारी रखने तक के लिए तैयार नहीं होते हैं हम, उनका निर्वहन तो बात दूसरी है। लेकिन मैं देवेंद्र वर्मा जी के पास जाऊं, उससे पहले कपिल साखला जी के पास जाना चाहता हूं और उस बुनियादी बात पर चर्चा के लिए जाना चाहता हूं कि 1970 में सुप्रीम कोर्ट में एक 13 सदस्यीय बेंच बैठी थी, अब तक की सबसे बड़ी बेंच, और उसने ये कहा था, 68 दिन की रिकॉर्ड सुनवाई और 703 पन्नों में वो फैसला था कि संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता। और उसके कुछ साल बाद ही प्रस्तावना तक में बदलाव हो गया, 100 से ज्यादा संशोधन हो गए। इसके बाद भी हम कहते हैं कि नहीं संविधान वैसा ही है, ये तो हमारी निरंतरता का द्योतक है। बतौर अधिवक्ता कपिल साखला साहब, आप महसूस करते हैं कि इन बदलावों के बाद वाकई वो आत्मा है संविधान की जिसका प्रस्थापन तकरीबन 3 साल की चर्चा के बाद हुआ था 26 नवंबर 1950 को, कि हमने सब कुछ बदला बदली कर दी? देखिए डॉक्टर साहब, पहली चीज तो ये है कि एज ए लॉयर अगर मैं ये सोचूं कि क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारी फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं जिसको फॉलो नहीं करा जाता, फंडामेंटल राइट्स पे कोई भी इंक्रोचमेंट हुआ है तो राइट ऑफ प्रॉपर्टी को छोड़ के और ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है जहाँ पे कोई बहुत तगड़ा इंक्रोचमेंट हुआ हो, जहाँ इंक्रोचमेंट हुआ हो। और यही केशवानंद भारती जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं वो है। देखिए छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं, हमारे आर्टिकल 12 स्टेट ड्यूटीज बताती है, आर्टिकल 13 हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करती है, और ये हमारे आत्मा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उस पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं करी जा सकती, फंडामेंटल स्ट्रक्चर पे इंक्रोचमेंट नहीं करी जा सकती। केशवानंद भारती ये कहती थी, और उसका कारण ये था क्योंकि 368 में जहां पे पार्लियामेंट के पास राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने का, डर ये था, और काफी सारी जजमेंट्स आई थी उससे पहले भी, जैसे कि शक्री प्रसाद की जजमेंट आई थी, उसके बाद सज्जन सिंह की जजमेंट आई थी, जहां पे ये लड़ाई चल रही थी कि क्या कोर्ट के पास पावर है या क्या पार्लियामेंट के पास पावर है, या लोगों के पास पावर है या क्या पार्लियामेंट के पास पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की। केशवानंद भारती एक तरह से दोनों पड़ों को देखते हुए एक
तरह से एक सेटलमेंट थी जी। कि ना कोर्ट के पास पूरी पावर है, ना लोगों के पास पूरी पावर है कि ये बोले कि फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, और पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की। ऑफकोर्स उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस है, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए, कहीं पे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए वगैरह वगैरह, पर यह है कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का वो चेंज नहीं किया जा सकता जी। परंतु अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं चाहता हूं कि क्या मैं ये मानूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होने चाहिए, तो मैं इब्राहिम लिंकन की बात से सहमत हूं जिन्होंने कहा था कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल मत होने दो जी। क्योंकि उससे आपकी लिबर्टी चले जाने का डर होता है। 105 से ज्यादा हमारी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। हमारा ना सिर्फ सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बेहतरीन तरीके से लिखा हुआ सबसे बड़ा लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, ना सिर्फ ये हिंदी और इंग्लिश में साथ साथ लिखा गया था, पर खास बात ये भी है कि लगभग इसमें एवरेज साल में 2 अमेंडमेंट्स होते हैं जी। और इसमें जो आप सिंपल मेजोरिटी के अमेंडमेंट्स कहते हैं वो तो अकाउंटेंट भी नहीं होती जी। तो आप ये देखिए कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कितनी बार तो इसलिए सिर्फ अमेंड हुआ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट लेकर आए और उस जजमेंट को ओवररूल करना था, इसलिए पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लेकर आ गए जी। तो ये जो खींचातानी है हमारे डेमोक्रेसी में, ये मेरे ख्याल से काफी खतरनाक चीज है जी। और ये इसीलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये भी हो सकता है कि कोई एक पार्टी इन पावर, जो 1975 में हुआ था फॉर एग्जांपल, जिनको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और मेजर अमेंडमेंट थी ये, जहां पे हमारी कंट्री को सोशलिस्ट बोल दिया गया था, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तो थे पर फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर आए थे, परंतु आधे मन से लेकर आए थे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो हमारे राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी राइट नहीं है फॉलो करना जी। ना हमारी ड्यूटी है जो डंडा देके फॉलो किया जा सकता है। तो इस तरह का जो आधा कचरा होता है जो आधे मन से किया जाता है, वो अगर एक्ट में आ जाता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाता है, तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं जी। क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे अमेंडमेंट्स के बाद जी। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे उसका बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता केशवानंद भारती के बाद, पर उसके बाद भी जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो शायद कभी किसी एक पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से भी आ सकते हैं, और ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। ये एक बड़ी खतरनाक चीज है। कपिल साकला जी, साहब ने कई चीजें बताई है, लेकिन मैं उस बात पर ले जाना चाहता हूं जो केशवानंद केस का उल्लेख हो रहा है। देवेंद्र वर्मा जी, आपके पास एक अदालत ने कह दिया आप बुनियादी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन अदालत की इस बात की अहमियत क्या है? अदालत ने तो कई मामलों में फैसले दिए, संसद बैठती है, फैसले बदल देती है, और हम देख रहे हैं वो फैसले क्रियान्वित हो जाते हैं। तो ये केशवानंद केस के संदर्भ में भी मायने क्या है? आप बुनियादी बदलाव नहीं कर सकते, हमने अपनी प्रस्तावना बदल दी जिसमें हमने अपंथ निरपेक्ष और समाजवाद जोड़ दिया। तो आपसे जानना चाहता हूं कि वाकई हमने मूल स्वरूप रहने दिया, एक सवाल। दूसरा, आपसे जानना चाहता हूं कि समय समय पर संविधान की समीक्षा की बात हुई, चाहे वो इंदिरा गांधी के दौर में थी, चाहे स्वर्ण जयंती के समय पर अटल जी के द्वारा भी प्रयास किया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, पर वो कमेटी की रिपोर्ट आज तक टेबल पर नहीं आई। हर दल अपने स्तर पर चाहता है कि विचार हो, पर विचार होकर किसी अंजाम तक नहीं पहुंचता। डर क्या है? देखिए, भारत का जो संविधान है जी, इस संसद की सार्वभौमिकता है जी, और न्यायपालिका की सर्वोच्चता है। जी। जहां संसद सार्वभौमिक है तो वो संविधान में निश्चित तौर पर समय के अनुरूप या आवश्यकता के अनुरूप संशोधन करती है और करती रही है और भविष्य में भी करेगी जी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके बेसिक स्ट्रक्चर में परिवर्तन नहीं होगा, मूल ढांचा जो है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स वगैरह नहीं उसमें चेंज किए जा सकते हैं। तो ये एक दोनों बातें अलग अलग है। तो संसद की तो सर्वोच्चता है ही, और संसद सार्वभौमिकता इसलिए भी है कि हमारा संविधान जो है वो ये कहता है कि ये जो भी लॉ, क्योंकि ये संविधान जो हमारा है वो एक सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है और फिर बाद में सब्सिडियरी लॉ है। तो ये जो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है इसमें ये व्यवस्था की गई है कि ये देश जो संचालित हो वो न केवल जनता के द्वारा संचालित हो, अर्थात जनता के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव ही पार्लियामेंट में और लेजिस्लेचर में जाते हैं जहां पर कि लॉ बनते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है। संसद जनता की इच्छा के अनुरूप हो रहे हैं ये माना जाता है जी। ओबीसी के आरक्षण या फंडामेंटल राइट्स के साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए भी जो अमेंडमेंट हुआ 42nd, जैसे अभी साकला जी बता रहे थे कि जो 42nd अमेंडमेंट था वो एक बहुत
लंबा अमेंडमेंट था, वो एक बहुत, बल्कि उसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता था 42nd अमेंडमेंट को, क्योंकि उसमें इतने परिवर्तन किए थे। उसमें आपकी इमरजेंसी के धारा में भी उसमें संशोधन किया, जो पहले था कि इंटरनल डिस्टरबेंस के समय इमरजेंसी लगाई जा सकती है, तो उसमें मिलिट्री रेबेलियन एक शब्द जोड़ दिया गया था कि रेबेलियन जब हो तब फोर्स लिबरेशन तब जोड़ी जा सकती है। तो ऐसे समय समय के ऊपर ये सारे संशोधन होते रहे। और ये तो एक हमारा कहा भी जाता है कि जो भारत का संविधान है वो जीवंत संविधान है, वो केवल एक किताब नहीं है, वो एक जीवंत और जीवंत संविधान होने के नाते देश और परिस्थिति के अनुरूप जब भी आवश्यकता होती है उसमें संशोधन होते हैं। जैसे ओबीसी के आरक्षण के संबंध में संशोधन हुआ, राष्ट्रपति के बारे में संशोधन हुआ कि उसके लिए मैंडेटरी रहेगा कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही काम करेगा। तो जब जब भी आवश्यकता होती है तो एक साथ कोई इसको रिव्यू करने की, कि हम एक संविधान को संशोधन करने के लिए एक साथ कोई संशोधन करेंगे, वो प्रक्रिया मैं समझता हूं कि उचित नहीं है, बल्कि समय के अनुरूप जब भी आवश्यकता हो निश्चित तौर पर जनता की भावना, क्योंकि देवेंद्र जी मैं बीच में रोकना चाहता हूं आपको विनम्रता पूर्वक, और आपसे जानना चाहता हूं ये जो बात कह रहे हैं कि जब जैसी आवश्यकता हो, आवश्यकता किसकी, इस देश की या इस देश के राजनेताओं की, ये सवाल है। जो विषय प्रारंभिक दृष्टि, जैसे शाहबानो प्रकरण के संदर्भ में संशोधन हो गया, ये जनता की जरूरत थी या सत्तारूढ़ दल की अपनी महत्वाकांक्षाओं या राजनीतिक जरूरतों की खातिर कर दी गई संशोधन की प्रक्रिया थी, या अभी अनुसूचित जाति जनजाति के संदर्भ में जो संशोधन वर्तमान सरकार के द्वारा कराया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खारिज करने के लिए, क्या आप नहीं मानते हैं कि ये हमारी संविधान की कमजोरी को दिखा रहा है और हमारे राजनेताओं के अवसरवाद को दिखा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो संसद है जी, ये जनता के संचालित है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि ये राजनेताओं ने अपनी इच्छा से किया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। इनको चुनने वाले और उनको नियंत्रित करने वाली कौन है? संसद के कार्यों को नियंत्रित करने वाली और रेगुलेट करने वाली ये जनता ही है, जो जैसा कि संविधान में प्रावधान है कि जनता इस संविधान के माध्यम से न केवल सरकार को इलेक्ट करती है, काम करने के लिए वहां भेजती है, बल्कि बाद में उसको रेगुलेट करने के भी प्रोविजंस है। तो ये तो आरोपित करना कि कोई सरकार, कोई राजनेता अपनी इच्छा के अनुरूप कर रहा है, वो सामान्यतः चाहे ऐसी धारणा लोग करें, लेकिन यदि लीगल उस स्थिति में देखा जाएगा तो ऐसा नहीं है। जैसा जनता चाहती है वैसे ये पार्लियामेंट काम करती है, वैसे अमेंडमेंट करती है, वैसे लॉ बनाती है। इसलिए तो जनता के द्वारा जनता का शासन है। जब हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट, और हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का बेसिक सिद्धांत यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन, जो भी अमेंडमेंट है, ये कोई आप निश्चित तौर पर राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोपित करेंगे कि ये अपनी मनमानी के हिसाब से कर रहे हैं या अपने लाभ के लिए कर रहे हैं, लेकिन यदि आप लीगल टर्म में देखेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अनुरूप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिस भावना से इस संविधान की रचना की है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसमें यही है कि वो सार्वभौमिक है और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है और जनता की ही इच्छा वहां प्रतिबिंबित होती है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर एक और संवेदनशील विषय पर आपका नजरिया चाहिए, फिर मैं प्रताप भानु शर्मा जी के पास जाऊंगा। जो भारत देश की हम बात करते हैं, राज्यों का समूह, वर्तमान में एक द्वंद्व देखने को मिल रहा है केंद्र और राज्यों के बीच। केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है और जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है, उनके बीच विश्वास का संकट है, परस्पर सामंजस्य का संकट है, सद्भाव का संकट है। इसके संदर्भ में कोई दृष्टि देना चाहेंगे? क्या संविधान अपनाने के 72 साल बाद जिस तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ व्यवहार करने की चेष्टा कर रहे हैं और इसकी प्रतिक्रिया में केंद्र सरकार जिस प्रकार के फैसले ले रही है, क्या आप इसे एक संकट की दृष्टि से नहीं देखते? नहीं, मैं इसे संकट की दृष्टि से बिल्कुल कदापि नहीं देखता, क्योंकि ऐसा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका फेडरल स्ट्रक्चर भी है और यूनिटरी भी है जी। हमने विभिन्न संविधान को, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने विभिन्न देशों के संविधान के प्रावधानों को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को बेसिक स्ट्रक्चर सामने रखकर और सारे संशोधन किए हैं। तो दोनों ही हमारे यहाँ पर है। तो ये तो कभी कभी ये केवल एक क्षणिक मात्र होता है। केवल एक उदाहरण यदि है कि प्रधानमंत्री कहीं गए, क्योंकि
प्रधानमंत्री गए और उसका यदि प्रॉपर सम्मान नहीं हुआ तो ये एक क्षणिक बात हो सकती है, लेकिन इसके लिए हम संविधान को दोषी नहीं दे सकते। नहीं देवेंद्र जी, मैं केवल उस घटनाक्रम की बात नहीं कर रहा। अभी जो द्वंद्व छिड़ा है अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में, जिसके संदर्भ में संविधान सभा में बाकायदा बहस भी हुई थी, जिसके अंदर सरदार पटेल ने कहा था कि आधार भूमि है ये ऑल इंडिया सर्विस। अब उसके संदर्भ में राज्य सरकार की स्थितियों को जिस प्रकार से दंत विहीन किया जा रहा है, नखदंत विहीन किया जा रहा है, क्या आप इसके संदर्भ में कोई खतरा महसूस नहीं करते? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो केंद्र सरकार का प्रोरोगेटिव है कि कब उनको, जो आप शायद उस आदेश की बात कर रहे हैं जो हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अपने अपने मत मांगे हैं कि स्टेशन पे जाने के लिए किसकी इच्छा, राज्य की इच्छा को मान्यता दी जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन कभी ऐसी स्थिति आती है, क्योंकि देखिए ऐसा है, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें विचारों की भिन्नता हो सकती है, और जो भी शासन कर रहा है वो निश्चित तौर पर जो उसको ठीक लगता है, दो मत हो सकते हैं किसी भी बात के लिए कि क्या चीज ठीक है और क्या चीज ठीक नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यदि ऐसा प्रोविजन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेंट्रल सर्विसेज का तो प्रोविजन नहीं है, स्टेट की सर्विसेज का प्रोविजन है, और वही लोग डेपुटेशन पे जाते हैं, वो केंद्र में भी काम करते हैं और राज्यों में भी काम करते हैं। और कभी केंद्र सरकार को ऐसा महसूस हुआ, इसको पॉलिटिकल नजरिए से देखने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, क्योंकि ऐसा तो हर एक निर्णय के पीछे यदि पॉलिटिकल नजरिया देखा जाएगा तब तो ये देश का संचालन मुश्किल होगा। लेकिन आवश्यकता केंद्र, वर्तमान में यदि केंद्र को ऐसा महसूस हो रहा है कि उसे पर्याप्त मात्रा में ऑफिसर्स नहीं मिल रहे हैं, या राज्य सरकार जहां पर विभिन्न विचारधाराओं की सरकार है उनके बीच में कुछ मत विभिन्न है, तो निश्चित तौर पर सर्वोच्चता है। आपका सिस्टम है उसमें केंद्र की सर्वोच्चता है, और यूनिटरी सिस्टम आप केंद्र को यदि अधिक अधिकार भी मिलते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जो क्षणिक जो साल 2 साल या में कुछ यदि वैचारिक भिन्नता की वजह से ऐसी स्थिति जनता को लग रही है, या जनता को कम लग रही है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये मीडिया का प्रचार प्रसार ज्यादा है जी, कि हर काम के लिए मीडिया ही जिम्मेदार होता है देवेंद्र वर्मा जी, कोई अचरज की बात नहीं है। आखिरी में कुल मिलाकर सब अपने आप को पाक साफ बताकर मीडिया पे ही जिम्मेदारी थोप देने में सबसे ज्यादा आनंद अनुभव करते हैं। तो आपके इस आक्षेप को भी हम पूरे सम्मान के साथ ग्रहण करते हैं, लेकिन अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रताप भानु शर्मा जी आपसे उस बिंदु पर बात करते हैं जिसका उल्लेख मैंने देवेंद्र वर्मा जी के साथ बातचीत में भी किया था। एक कोशिश 1975 के समय पर हुई, जब सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिशों के आधार पर संशोधन भी हुए थे। पर सन 2000 में अटल जी ने भी कोशिश की थी, जिसका उल्लेख मैंने किया। लंबे चौड़े उसके अंदर का प्रावधान भी आए। अभी भी इस विषय पर बात चलती रहती है और इसकी समीक्षा के संदर्भ में तर्क दिए जाते हैं कि यह संविधान भारतीयों के द्वारा तैयार संविधान नहीं था मूल रूप से, क्योंकि इसमें जनता की पूरी तरीके से भागीदारी नहीं थी। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुने हुए थे, इसलिए इसमें जनता का अभिमत ठीक तरीके से नहीं आया था। नए सिरे से विचार होना चाहिए। आप प्रबुद्ध हैं, जानकार हैं, क्या मानते हैं? 70-75 साल बहुत होते हैं, एक ईमानदार समीक्षा करने को लेकर कोई ऐतराज? देखिए हिमांशु जी, काफी विस्तार से देवेंद्र वर्मा जी ने हमारे संविधान की समीक्षा, उसकी शक्ति और उसके प्रावधानों का वर्णन किया है जी, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी इसमें है और रखी जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जहां तक संविधान सभा की जो बात आपने उठाई जी, वो कोई विदेशी विचारों वाले लोग नहीं थे उसमें जी, उसमें हमारे ही समाज के हर वर्ग से पढ़े लिखे जो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकते थे जी, उनसे ही संविधान सभा बनी थी, और वो जनता के बीच में से ही निकल के आए थे, विदेशों से आयातित नहीं थे जी। और प्रेम प्रकाश पांडे जी ने भी, वर्मा जी ने भी, सबने इस बात का वर्णन किया है कि हमने दूसरे देशों के जो संविधान हो सकते थे उनसे जो बेस्ट सर्वोत्तम चीज हो सकती थी, भारत के जनमानस में जो एक्सेप्टेबल हो, हमारी अनेकता में विविधता हो, भाषा की अनेकता, धर्म की अनेकता, जाति की अनेकता, सबका समावेश हो, सर्वधर्म समभाव की बात हो, सबको सामाजिक न्याय की बात हो, इससे अच्छा संविधान मेरे ख्याल में इतने हेट्रोजेनियस समाज में आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। होमोजेनियस सोसाइटी में तो मिल जाएगा,
एक पक्षी बात मिल जाएगी, एक तरफा बात मिल जाएगी। पर इतनी विविधताओं के साथ इतना शक्तिशाली और इतना लिबर्टी के साथ मेरे ख्याल में बहुत कम जगह है। तो मेरा सवाल है प्रताप भानु जी, जब इतना अच्छा संविधान है, इतने अच्छे प्रावधान और हम अपने उद्देश्य की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या कारण है कि कल सागर में एक दलित घोड़े पे बैठ लिया, उसके पूरे मोहल्ले का जीना हराम हो गया। राजस्थान की खबर है, एक दलित को घोड़ी पर बिठाने के लिए पूरे तंत्र को लगना पड़ गया। कहां लेकर आए हम देश को? जिस हम वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने का संकल्प दोहराते थे, जिस वंचित समाज के व्यक्ति को समाज में प्रतिष्ठित करने का दावा करते थे, 75 साल बाद एक घोड़ी पर बैठना हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। और हम तारीफ कर रहे हैं अपनी भी, अपने संविधान की भी, अपने नीति नियंताओं की भी, अपने राजनेताओं की भी। यकीन करें आपकी बात पर हम। यकीन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कमी संविधान की नहीं है, ये समाज के सोच की कमी है। और ये सोच में जितना बदलाव इन 72-73 सालों में आया है, आप भी उतना ही जानते हैं जितना हम, आप, पांडे जी और वर्मा जी जानते हैं। पहले के क्या हालात थे, गांव में कैसे दलितों के साथ व्यवहार होता था, और आज कितना उन्हें सामाजिक न्याय और संविधान के दायरे में कितना अधिकार दिए हैं। पर इक्का दुक्का कहीं घटना हो जाती है तो उसके लिए हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसे हम, हमारे समाज की चुनौती हो सकती है, पर संविधान की व्याख्या में वो कहीं आड़े नहीं आ सकता। ये हम सब लोगों का दायित्व है, निर्वाचित प्रतिनिधियों का दायित्व है, सरकार का दायित्व है, समाज के संगठनों का दायित्व है, सामाजिक संस्थाओं का दायित्व है कि इस तरह के उसमें कानून को की सहायता की जब आवश्यकता ना पड़े, हम अपने स्तर पर पंचायत न्याय से, पंचायत के तरीके से, सामाजिक तरीके से उसका समाधान करें। और निकल रहा है हिमांशु जी। ये इक्के दुक्की बातें कहीं हो जाती हैं, ऐसी बातें जहां कोई किसी के अंदर ज्यादा अहम हो, किसी के अंदर ज्यादा अपने अहंकार की भावना हो, परंतु आज बहुत बदल गया है। ये ऊंच नीच की भावना भी खत्म होती चली जा रही है। किसी को किसी के यहाँ जाने में, किसी के यहाँ भोजन करने में, किसी के भोजन बनवाने में, किसी को कोई जिम्मेदारी देने में, कहीं प्रतिनिधित्व देने में, नौकरी देने में, जो एक आरक्षण की व्यवस्था ने एक आत्मविश्वास पैदा किया है कमजोर वर्ग में, दलित वर्ग में, दुनिया में कहीं ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जो भारतवर्ष में हुआ है। बड़ा दावा कर रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी, इतना बड़ा बदलाव आया है। बदलाव अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश में। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की यशस्वी सरकार में मंत्री थे। चुनाव आया, अचानक समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए, मंच पर पहुंचे, भाषण दिए, सरकार बनाएं, हम पिछड़े और मलाई खाएं, ये 5% अगड़े, इस विचार के साथ मौजूद हैं और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। प्रेम प्रकाश पांडे जी कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? इस विरोधाभास के साथ में है। वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि कोई अल्पसंख्यक नहीं, कोई बहुसंख्यक नहीं, सब भारतीय हैं। वो भारतीय है कहां? हम तो अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, इन सब में बंटना चाह रहे हैं। बाकी बच जाए तो हिंदू मुस्लिम करने के लिए तो कोई कसर छोड़ते ही नहीं है। तो वाकई हम सब भारतीय हैं, उसके आसपास भी पहुंच रहे हैं। देखिए, दो बात। एक, जो आपने जिस समाज के व्यक्ति को घोड़ी पे बिठाने की बात कही, तो एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वो संविधान की शक्ति थी कि उसे घोड़ी पे बिठाने के लिए तंत्र वहां लगा। तो एक तो संविधान में एक शक्ति है, पहला। दूसरा जो बात आप कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही है। इसको बहुत ईमानदारी से सारे राजनीतिक दल और सारे समाज के लोगों को स्वीकार करना होगा। इसमें संविधान नहीं जी। हम लोगों के विचारों में अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां बनती जा रही है, सब लोगों को, क्योंकि पार्लियामेंट ही एकमात्र ऐसा शासन है, मतलब साधन है, जहां से हम पूरे देश की सारी व्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं, देश का संचालन करते हैं, कानून बनाते हैं और समाज का। देखिए, डेमोक्रेसी में क्या है कि राजनीतिक दल आम जनता को भी शिक्षित करे,
और आम जनता भी अपनी शिक्षित होने के कारण राजनीतिक दलों के भी कार्यकलापों पर कहीं न कहीं अंकुश लगाए। तो विचार को समाज और व्यक्ति ये दोनों के पारस्परिक मतलब उद्भव से ही ये संभव है जी। लेकिन हम लोग ये देखते जा रहे हैं कि हम लोग वोट के प्रति पूरा, क्योंकि जीत अल्टीमेटली पार्लियामेंट करेगा, तो समाज में जितना पहले था उससे तो काफी बदलाव आया है जी। लेकिन हर दृष्टि में अब वोट की जब बात आ रही है तो कई जगह सारे लोग विभाजन वाली बातें चालू हो गई और ये विभाजन की प्रक्रिया अगर देखें तो शायद मुझको लगता है 47 से चालू हुआ और ये कहीं न कहीं मैं तो देखता हूं तो कुछ लगता है कि भाई सब लोग अपने अपने प्रीडेशंस को ही फॉलो करते जाते हैं और फिर तो जो पावर, मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अधिकारों के प्रति ज्यादा केंद्रित रह गए, कर्तव्यों के प्रति जो समाज को ज्यादा चाहिए, तो धीरे धीरे ये परिवर्तन भी हो रहा है क्योंकि डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जी, इसमें मुझे नहीं लगता कि एकाएक उतनी ऐसी चीजें आ जाए। तो जो मैं बार बार कहता हूं कि वो प्रतिनिधि सभा जी, तो हमारी जैसी समाज की निधि होगी, हमारी प्रति वैसी ही जाएगी जी। तो हम सब जो है वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सोसाइटी और जो हाउस है वो रिप्रेजेंटेटिव हाउस है और जो गवर्नमेंट है वो भी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और गवर्नमेंट को ही इस संविधान के संचालन की पूरी जवाबदारी है और संविधान के प्रमुख जो राष्ट्रपति हैं वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही संचालित मतलब चलना है। तो कुल मिला के संविधान में मुझको नहीं लगता उतना दोषी है। दूसरी बात आपने कहा कि संविधान की समीक्षा के बारे में उस समय स्वर्ण सिंह का बना फिर अटल जी का भी बना, ये भी बात जब समीक्षा की तो बिल्कुल जरूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी और सब जगह, लेकिन जब समीक्षा की बात होती है तो समाज के विभिन्न वर्ग और कई बार तो मुझको लगता है कि उसमें राजनीतिक सोच वाले लोग जो है समाज का प्रतिनिधित्व और नेतृत्व करने के आधार पर अपने अपने समाज को आशंकित करके और भविष्य की प्रति भय पैदा करके वो ऐसे समीक्षा तक को भी रिफ्यूज करवा देते, जबकि ईमानदार समीक्षा अगर होगी तो बहुत सारी जो चीजें आपने बताया कि मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगा तो पार्लियामेंट उसको नहीं करेगा, हालांकि संवैधानिक दृष्टि उसको अधिकार है, लेकिन अगर ये चीजें पार्लियामेंट के ही माध्यम से समीक्षाएं होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी संविधान की समीक्षा करने की जरूरत भी क्यों पड़े, ये भी एक पार्लियामेंट का अपना काम। तो कई सारी बातें प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कही इसके संदर्भ में, वो समीक्षा के संदर्भ में मानते हैं होनी चाहिए। और जो प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं ऐसा कोई एक दल विशेष नहीं कह रहा है। इंदिरा गांधी ने भी 26 अक्टूबर 1980 को यह बात कही थी कि संविधान के संदर्भ में एक राष्ट्रीय विमर्श की जरूरत है। विमर्श हुआ भी पर वो किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। पर इसी में मैं आगे बढ़ते हुए कपिल साकला साहब आपके पास आना चाहता हूं। जिस संसदीय लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, जिस संवैधानिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उसमें 3 स्तंभ बताए जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। कोई भी इमारत हो उसमें अगर जो स्तंभ है उन पर बराबर बोझ रहता है तो बिल्डिंग सुरक्षित लगती है। क्या आपको नहीं लगता है कि पिछले कुछ समय से न्यायपालिका पर बोझ ज्यादा हो गया? दोनों जो अन्य स्तंभ हैं वो अपनी जिम्मेदारियां न्यायपालिका पर डालकर बचने के रास्ते पर जाना चाहते हैं। सरकारी दफ्तरों में जाइए, सबकी सलाह होने लगी है कोर्ट में कर दो यार, कोर्ट से आदेश आ जाएगा तो ठीक रहेगा। क्या कहते हैं आप इस दृष्टि को, इस सोच को, इस कार्य पद्धति को? देखिए, बात एकदम सही कह रहे हैं। ये कहना एकदम ठीक होगा कि जुडिशरी पे बर्डन बहुत है। जुडिशरी काफी बढ़कर हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर रही है, परंतु इसका कारण ये भी है क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है कुछ सालों में जी, और ये बहुत सारी चीजें टेस्ट हो रही हैं। जब कोई मैटर कोर्ट में आता है, जुडिशरी के पास आता है, तो वो मैटर टेस्ट भी हो रहा होता है।
कि वो सही है या गलत है। ये आपकी रिट की पावर होती है कि आप सरकार के किसी क्वेश्चन को या सरकारी नुमाइंदे को आप क्वेश्चन करते हो कि जो कर रहा है ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है, या वो नहीं कर रहा है उसको करने को कहा जाता है, या वो जिस तरह से कर रहा है वो गलत है। ये रिट की पावर्स होती हैं। तो ये जो रिट की पावर्स ये अब ज्यादा इख्तियार हो रही है, ज्यादा यूज हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये भी है कि लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता है जी। और बुरी बात यह है कि सरकारी नुमाइंदे अपने ऊपर से जैसे सरदर्द हटा के कोर्ट पे डाल देते हैं कि भैया कोर्ट के पास चले जाओ जी। तो कोई ना कोई एक वाया मीडिया होना जरूरी है, परंतु ये वाइड मीडिया ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें आपके और मेरे राइट्स कोर्ट जाने के लिए वो किसी तरह से ले लिए जाए। कोर्ट में जाने का राइट तो होना चाहिए, पर उससे पहले एक चेक होना चाहिए। कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट, कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पे आप जाके अपनी ग्रीवेंस, अपना दुख दर्द बता सकें और एक छोटे सस्ते तरीके से उस चीज को रिजॉल्व किया जा सके। ये बहुत जरूरी भी है। पर सागर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात इतना सरल नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ठीक तरीके से हुई कि नहीं हुई, ये काम भी अब कोर्ट को करना पड़ रहा है और सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ रहा है। यही देश बनाया हमने 72 साल के बाद। डॉक्टर साहब, एक बात मैं आपको बोलूंगा कि एक आदमी आज कोर्ट में जाके ये क्वेश्चन कर सकता है कि जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी वो ठीक थी या नहीं थी। इसमें शर्म की बात नहीं है। इससे आपको गर्व होना चाहिए कि एक आदमी, कोई भी आदमी आज सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट को जाके क्वेश्चन कर सकता है, चैलेंज कर सकता है, उससे पूछ सकता है कि उसके पास वो राइट है जानने का। आज की डेट में उसको ये शक्ति है, उसमें ये पावर है जी, उसको वो डर नहीं है। और ये आपके और मेरे लिए एक ट्रू डेमोक्रेसी है। वी शुड बी प्राउड। हमें बहुत खुश होना चाहिए कि आदमी ऐसा कर पा रहा है। इसमें हमें खुश होना चाहिए। ये कपिल साकला जी का बतौर वकील नजरिया, पर देवेंद्र वर्मा जी क्या इस्तीफा रखते हैं, ये वाकई गर्व का विषय है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा ठीक तरीके से हुई नहीं हुई। जिस मजबूत केंद्र की हम बात कर रहे हैं उसके पास में अगर ये कहा जा रहा है या वो ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ढिलाई बरती गई, तो उस पर भी एतबार नहीं करेंगे। ये मजबूत केंद्र 72 साल में तैयार कर दिया हमने, और कोर्ट इस बात की जांच कर रहा है कि हुई कि नहीं हुई। ये ठीक व्यवस्था है? क्या आपको नहीं लगता है ये संतुलन गड़बड़ा रहा है देश में? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि संतुलन गड़बड़ा रहा है, लेकिन जैसा आप लोग कह रहे थे कि कोर्ट, न्यायालय के ऊपर बहुत अधिक बर्डन आ रहा है जी। मुझे याद आ रहा है एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस में हाल ही में लगभग 15-20 दिन पहले ही जी एक टिप्पणी ये हुई कि सरकारें आजकल कोर्ट की तरफ राह देखती है। गलत काम, मतलब कि कोर्ट कहेगा तो हम सही काम कर देंगे, नहीं तो गलत है। एक्चुअली जो जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर है, एक्चुअली सरकारों के, मैं देख रहा हूँ पिछले कई सालों में जहां जो केस कॉन्स्टिट्यूशन की या लॉ की भावना के अनुरूप करना चाहिए वो नहीं करके मेरी मर्जी जैसी होगी वैसा करूंगा मैं, तो ये जो एक टेंडेंसी सरकारों में बढ़ रही है, और ये जो काम करने वाले जिसके पास में अधिकार है कोई निर्णय लेने का, उनमें जो ये टेंडेंसी बढ़ रही है, इसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एक्चुअली जब तक इसके ऊपर, जब तक यदि एक बार जो निर्णय लेने वाले अधिकारी या निर्णय लेने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं वो यदि उसकी सही भावना के अनुरूप निर्णय लेना शुरू कर देंगे, जैसा कि प्रोविजन है, लेकिन मैं अभी ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले मैंने 1-1.5 वर्षों में ही देखा लॉ की भावना के विपरीत प्रदेश के मुखिया काम करते हैं और फिर कहते हैं कि कोर्ट चले जाओ, जिसको जाना हो, मेरे को तो यही ठीक लगता है, मैं तो यही करूंगा। केवल यही की बात नहीं है, अन्य राज्यों में भी बहुत राज्य के प्रमुख के तो पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति हों, पूरे देश में कई, जब मैंने 5-6 राज्यों में देखा लॉ तो बहुत सही बना हुआ है, लेकिन हम उस लॉ का पालन नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि मेरी जैसी मर्जी है। आपको यदि लगता है कि निर्णय कौन करेगा, मैं तो कहता हूं कि ये ऐसा ही है, आप कहते हो ऐसा नहीं है, कौन करेगा, कोर्ट करेगा, इसलिए आप न्यायालय में जाइए। इस भावना, ये एक प्रवृत्ति इन दिनों पिछले 2-3-4 सालों में ज्यादा प्रबल हुई है, उसकी वजह से न्यायालय के ऊपर ज्यादा भार पड़ रहा है। जहां तक साकला जी कह रहे थे कि ये बहुत गर्व की बात है, मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की पिटीशन, क्योंकि एक व्यक्ति, जब मालूम है, ये सुप्रीम कोर्ट कह सकता था कि केंद्र ने भी एक कमेटी बनाई है, राज्यों ने भी कमेटी बनाई है, और यदि केंद्र की कमेटी बनी हुई है तो ये जो विश्वास की भावना है, ये विश्वास का संकट इस समय हो गया है कि लोगों को विश्वास नहीं होता कि यदि केंद्र की कोई कमेटी यदि निर्णय जांच करेगी
तो शायद वो न्यूट्रल नहीं होगी, या राज्य की करेगी तो न्यूट्रल नहीं होगी। ये सारी चीजें एक्चुअली इस मानसिकता को बदलना इस समय आवश्यक है। और इस मानसिकता जो पिछले कुछ वर्षों में डेवलप हुई है, यही कारण है कि न्यायालय के ऊपर बहुत भार पड़ रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण केसेस तो लिए नहीं जाते। अब ये एक केवल प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का मामला ठीक है हो गया, अब जांच में है, अब इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है जी, क्योंकि नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। जो कुछ एक्टिविटीज, कुछ जो धारणाएं पिछले सरकारों के, चाहे वो इंटेंशनली नहीं हो, चाहे वो लीगल प्रोसीजर से हो रहा हो, लेकिन पब्लिक के मन में एक सरकारों के प्रति या सरकारी अथवा जो सरकार की एजेंसीज है उनके प्रति विश्वास कम हो गया, इसलिए ये न्यायालय में भार पड़ रहा है और इसमें कुछ सुधार होना आवश्यक है। मैं तो कहता हूं कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये पॉलिटिकल के ऊपर भी कुछ नियंत्रण होना चाहिए। कैसे मैंने देखा कुछ देशों में संसद और विधानसभाओं की कार्रवाइयां या वहां के ऊपर एक ओम्बड्समैन की व्यवस्था भी कुछ एक दो इस कंट्रीज में है कि वहां पर यदि किसी प्रकार की कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो सबसे पहले वो ओम्बड्समैन उसको सुनता है, जैसा साकला जी कह रहे थे कि कोई एक एजेंसी होना चाहिए। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कोई एक एजेंसी होना चाहिए जो ये देखे कि वास्तव में लॉ का इंटरप्रिटेशन ठीक तरीके से करके कर रहे हैं, और वो एक बंधन उसके बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट की होना चाहिए। तो कई सारी बातें देवेंद्र वर्मा जी ने कही। मैं कपिल साकला जी के उस गर्वोक्ति के संदर्भ में थोड़ी सी बात और करना चाहता हूँ, जिसमें कपिल साकला जी मुझे ये बता रहे हैं कि देखिए ये तो ताकत है कि एक सामान्य आदमी भी सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा दे रहा है और उसकी बात सुनी जा रही है। पर इस विसंगति के संदर्भ में कपिल साकला जी क्या कहेंगे आप कि एक आदमी है अपने एक मामूली से केस के फैसले के लिए 20-20, 30-30 साल, 40-40 साल इंतजार कर रहा है अदालतों में, तारीख के लिए, सुनवाई के लिए, नतीजे के लिए। ये भी इस व्यवस्था के तहत हमें मिला है। क्या आपको नहीं लगता है कि एक समयबद्ध नतीजा देने के संदर्भ में व्यवस्था बननी चाहिए थी और इस मामले में हमारी व्यवस्थाएं नाकाम है? डॉक्टर साहब, आज मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि यहाँ पे जस्टिस डिले होता है जी। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और मैं इस बात को एकदम मानता हूँ। मैं ये भी मानता हूँ कि कुछ गलतियां हम लॉयर्स की होती हैं कि हम डेट लेते हैं, पर उतनी गलतियां किसी तरह से जुडिशियल सिस्टम की भी होती है, जो सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि तारीख पे तारीख मिलती रहती है। चेंजेस आने चाहिए, चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस अब ऐसे भी आए हैं कि ये जो सिस्टम अभी हुआ है, जो हाइब्रिड सिस्टम हुआ है कि लोग फोन पे, इंटरनेट पे केसेस कर रहे हैं, उसकी वजह से वापस जुडिशरी पटरी पे आई है जी। ये भी लॉन्ग रन में सिस्टम को फास्ट करेगा, स्लो नहीं करेगा जी। चेक्स जरूर होने चाहिए, चेक्स हैं भी जी, पर जुडिशरी पे भी ऐसा चेक होना चाहिए कि किसी तरह से कितने मैटर्स कितने टाइम लगा रहे हैं और क्यों लगा रहे हैं जी। और क्या उनको कोई छोटा करने का, उसको स्पीड अप करने का तरीका है, और वो हो भी रहा है जी। अभी जो ये जो करंट सरकार है, इसमें कुछ इस तरह के इश्यूज आए हैं कि इस तरह से बोला जा रहा है कि मैटर्स को इस तरह से करा जाएगा कि कोर्ट में सुनवाई होगी, उससे पहले की जितनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें होती है वो कोर्ट से हटा ली जाएंगी जी। जैसे कि अमेरिका में होता है, ये सुनने में आ रहा है, ऐसे सिस्टम भी लाए जा रहे हैं जी। देखिए वक्त लग रहा है, अनफॉर्चुनेट है जी, और नहीं लगना चाहिए, ये बात भी सही है जी। पर हम डेवलप हो रहे हैं, हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और एक डेवलपिंग स्टेट, हम सुधार की ओर अग्रसर है। कपिल साकला जी इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बातचीत को एक मर्म पे पहुंचाना चाहता हूं। संविधान के संदर्भ में हम जहां तक पहुंचे वो किसी उपलब्धि से कम नहीं, क्योंकि हम शुरू कहां से हुए थे। लेकिन कुल मिलाकर महत्वपूर्ण बात जो आज के दिन चर्चा में लानी बेहद जरूरी है, क्योंकि हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर यह बातचीत कर रहे हैं कि संविधान की समीक्षा के संदर्भ में समय समय पर बात हुई है। हम प्लेटिनम जुबली की ओर अग्रसर हो रहे हैं, 75 साल पूरे होंगे 2 साल बाद। तो क्या ये सही समय नहीं है कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पहुँचे, इसके संदर्भ में एक ईमानदार समीक्षा की जाए? प्रेम प्रकाश पांडे जी अपनी राय चर्चा के दौरान दे चुके हैं, होनी चाहिए, पर बाकी 3 पैनलिस्ट इस संदर्भ में किस राय के साथ है जानने में मेरी दिलचस्पी है। कपिल साकला जी, आप किस राय के साथ हैं, और जो आपकी राय है वो क्यों है? थे और जहां पहुंचते हैं उसमें जमीन आसमान का डिफरेंस है जी। पर आज भी हमारा देश, और मैं एज अ प्राउड हिंदू नेशनलिस्ट एक चीज बोलूंगा कि अगर आज भी हम जात पात पे डिवाइडेड हैं कि कौन ऊंचा है और कौन नीचा, और इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये ठीक है या गलत है जी,
तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट बात है। जी मैंने कहीं पे बोला था, जो मैं मानता हूं, कि अगर आप ये सोचो कि कोई पिछड़ी जाति का अगर है, वो मेरा छोटा भाई है जी और आज छोटा भाई मुझसे नाराज है कि मैंने उसकी बचपन में मैंने उसको तंग करा था, तो आज मेरी ड्यूटी है कि मैं उससे माफी मांगू और मैं उसको अपने साथ लेकर चलूं। शायद इसी को ही घर परिवार चलाना कहते हैं, और जरूरी हम इसी तरह से सोचें कि अगर हम इस बात पे आज लड़ रहे हैं कि घोड़ी पे कोई चढ़ा तो क्यों चढ़ा, तो इससे हमें शर्मिंदा होना चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि इक्का दुक्का बातें हो जाती, क्योंकि इक्का दुक्का बात नहीं है, ये वो है जो हमें नजर आ रहा है। हमें इस बात से डर होना चाहिए कि ऐसी कितनी चीजें हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी कपिल सकला जी, लेकिन कुल मिला के संविधान की समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, आपकी स्पष्ट राय, हाँ या ना? मैंने आपको ये बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स अवॉइडेबल है, अवॉइड होनी चाहिए, क्योंकि उससे हम अपनी लिबर्टी खोने का बहुत बड़ा डर रखते हैं। अब आप इसमें एज अ लॉयर जो मैं बोल रहा हूं समझ सकते हैं। जी, मैं देवेंद्र वर्मा जी का भी नजरिया जानना चाहता हूं इस संदर्भ में, वो किस राय के साथ में है? अतीत की कोशिशों की जानकारी देवेंद्र वर्मा जी को बखूबी है, भविष्य के संदर्भ में क्या अपेक्षा रखते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 368 ये कहता है कि संविधान में अमेंडमेंट हो सकते हैं, पावर वहीं से मिलता है जी। जब वो पावर मिला था तो उस समय भी संविधान निर्माताओं को ये पता था कि ये संविधान वर्तमान उस समय की परिस्थिति के अनुरूप है, और जैसे जैसे परिस्थितियां बदलेगी संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी। आज यदि हम इसकी समीक्षा करेंगे भी तो अगले 25 वर्षों के बाद या 15 वर्षों के बाद में क्या आवश्यकता होगी ये हम अभी से फोर्सी नहीं कर सकते। इसलिए कोई समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, जैसा समय हो, जैसा जनता की इच्छा हो उस प्रकार से, क्योंकि आज केवल आज ही ये निर्णय लेना ऐसा नहीं है, अगले 50 वर्ष के बाद में क्या होगा या 25 वर्ष के बाद में क्या होगा और उस समय क्या आवश्यकताएं होगी। आज जैसे आरक्षण के लिए 10 साल का समय फिर से बढ़ा दिया, हो सकता है कि 10 साल के बाद में अब आवश्यकता न हो, क्योंकि पहले शुरू में तो 10 ही साल रखा था प्रोविजन, लेकिन धीरे धीरे उसको बढ़ाते गए आवश्यकता के अनुरूप। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। एक साथ बैठ के समीक्षा करके संविधान में पूरा तब्दील करने की आवश्यकता मैं नहीं समझता, लेकिन ये निरंतर चलता रहे और समय के अनुरूप हम अपने संविधान में परिवर्तन करें और समय के अनुरूप सारे उसमें प्रावधान देवेंद्र वर्मा जी समीक्षा के संदर्भ में नहीं, संशोधन के पक्षधर हैं। उन्हें लगता है कि जब जैसी जरूरत हो बदलाव कर लिया जाए, बाकी तो सब ठीक ठाक है। आखिरी टिप्पणी प्रताप भानु शर्मा जी की, कोशिशें उनकी सरकार ने भी की हैं, उनकी पार्टी ने भी की हैं, समीक्षा की भी और संशोधन के संदर्भ में तो कहना ही क्या। तो प्रताप भानु जी आज किस नजरिए के साथ हैं? नहीं, समीक्षा की तो आवश्यकता है ही नहीं, जब इतने अच्छे प्रावधान के साथ हमारा संविधान है जी। समय की आवश्यकता के अनुसार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संसदीय प्रणाली के माध्यम से संशोधन किए जा सकते हैं और उसमें निरंतरता बनी रह सकती है। जैसा वर्मा जी ने कहा कि संविधान का 268 जो आर्टिकल है वो इसके लिए अधिकृत करता है, और कई आर्टिकल्स में ये प्रावधान रखे गए हैं। जैसे कश्मीर में 370 धारा हटाने की बात आई थी, तो आर्टिकल 370 में 370 हटाई नहीं गई है, उसमें भी संशोधन किया गया है, क्योंकि उस संविधान में हमारे संविधान निर्माताओं ने वो प्रावधान रखा था कि इसे टेम्परेरी रूप में रखा जाएगा, और संविधान में यह प्रावधान था कि उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो प्रताप भानु जी भी कह रहे हैं कि जो जरूरत पड़े उस अनुसार संशोधन कर लिए जाए। प्रताप भानु जी उस राय के विपरीत हैं जो 26 अक्टूबर 1980 को इंदिरा गांधी ने कहा था कि राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श की आवश्यकता है संविधान के संदर्भ में। पर वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, अगर इस सरकार ने कुछ विमर्श कर लिया, कोशिश कर ली, तो लोग वैसे ही डरे रहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि 72 साल के बाद भी हम वस्तुतः उन उद्देश्यों से बहुत दूर हैं जिन उद्देश्यों को संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका में प्रतिबिंबित किया था, जिसमें हर व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन की अभिलाषा छुपी हुई थी, जिसका उल्लेख प्रेम प्रकाश पांडे जी कर रहे हैं। तय बात है कि वक्त गुजरने के साथ संविधान के संशोधन देश काल की जरूरतों के अनुसार तो रहे हैं, पर बीच बीच में उनसे अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की भी कोशिश छुपी हुई नजर आती है। क्या ये सिलसिला हमारे को वाकई देश को उस ऊंचाई पर ले जाने के संदर्भ में मार्ग प्रशस्त करता है? ये हमारे लिए विचार का विषय होना चाहिए। लेकिन इतना तय है, जो बात चारों पैनलिस्ट कर रहे थे कि हम शुरू कहाँ से हुए थे, उस दृष्टि से अगर इस यात्रा को देखते हैं तो निश्चित रूप से हमें गर्व करने के बड़े अवसर मिलते हैं, क्योंकि वाकई जहाँ से हम चले थे वहाँ से आज जिस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं वह अपने आप में सराहनीय तो है। पर
ये पड़ाव है, मंजिल नहीं। मंजिल तक पहुंचने के लिए समय अनुसार कदम उठाने की जरूरत है और उसमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि जो संविधान 1950 में तैयार हुआ, क्या उस संविधान में आधारभूत बदलाव का समय आ गया है या हमें टुकड़ों में बदलाव करते करते अपनी यात्रा को तय करना है। देखें आने वाला समय हमें क्या स्वरूप दिखाएगा। पर आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का ये शेर कहता है, वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे। हम इस जमी को एक रोज आसमां बनाएंगे। जाफर मलिहाबादी का जो ये शेर है, इस देश के केवल राजनेताओं को नहीं बल्कि आम जनता को समर्पित है। इस देश को अगर दुनिया के बीच में नजीर बनना है तो वह किसी एक राजनेता, किसी एक दल का दायित्व नहीं बल्कि इस देश के 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है। अगर 140 करोड़ लोग इस भावना को महसूस कर लेंगे तो उस मुकाम तक देश को जरूर पहुंचा देंगे जिसका सपना हम आंख बंद करते समय ही नहीं बल्कि जागते हुए भी देख लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।